ईरान और इजरायल के बीच जंग शुरू हो गई है। अभी तक ऐलान किया जा रहा था 1948 वो साल है जब इजरायल को मान्यता दी थी ईरान ने। तब से लेकर के अभी तक पहले दोस्ती फिर दुश्मनी की इबारत लिखी गई। इबारत में इतिहास है, इतिहास में विध्वंस है। लेकिन इस बार 1 अप्रैल 2024 को ऐसा क्या हुआ कि एक नए युद्ध के मुहाने पर दुनिया आकर के खड़ी हो गई है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? सवाल बहुत बड़ा है। बिग ब्रेकिंग से मैं करता हूं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। ईरान ने इजरायल पर हवाई हमला कर दिया है। 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। मिलिट्री बेस को नुकसान हुआ है। खबर है कि अमेरिका ने कई ड्रोन मार गिराए हैं। इजरायली आयरन डोम ने कई मिसाइलों को रोका। मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। एक बच्ची भी घायल हो गई है। अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं ईरान ने एक और बयान जारी किया है। ईरान ने कहा कि सीरिया पर 1 अप्रैल 2024 को जो हमला किया गया, इजरायल को उसी की हमने सजा दे दी है। वी हैव गिवन द पनिशमेंट। ईरान ने जंग का नाम रखा है द ट्रू प्रॉमिस। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने किया अटैक। ईरान ने 14 दिन के बाद किया बदले लेने वाला अटैक। आईडीएफ ने एक्टिवेट कर दिया है एरियल डिफेंस सिस्टम। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, ईरान एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, इजरायल एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले ग्रुप कैप्टन वीएन झा के पास चलते हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, पूरी दुनिया में कई वॉर जोन ओपन हैं। रशिया यूक्रेन को लेकर के कई बार बात हुई है। चाइना ताइवान पर मेरी आपकी बातचीत चलती रहती है। भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, पिछले 7 दशक में हमने देखा ये जो नया वॉर फ्रंट ओपन हुआ है इजरायल हमास के बाद, इजरायल और ईरान के बीच, ये ईरान और इजरायल का युद्ध दुनिया को कहां लेकर के जाएगा? राशिद जी, ये काफ़ी चिंता का विषय है। अगर ये एस्केलेट हुआ जहाँ पे अभी है, यहाँ से अगर एस्केलेट आगे हुआ तो ये पूरे एरिया को बिल्कुल युद्ध में झोंक देगा, क्योंकि इसमें फिर एक प्लेयर नहीं रहेंगे, फिर इसमें अनेकों आ जाएंगे। देखिए, अभी जितनी सूचना आपने अभी दी है और जो हमें अपने सूत्रों से मिली है, उसमें जो हमें बताया जा रहा है कि लगभग 300 प्रोजेक्टाइल्स फायर हुए हैं, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो मिसाइल्स हों। ये तीनों तरफ से आए हुए हैं। उत्तर से सीरिया की तरफ से आए हुए हैं, कुछ शायद लेबनान की तरफ से भी आए हुए हैं, कुछ इराक के फ्रंट से जो हैं, वहाँ पे जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के हैं, वहाँ से आए हुए हैं, कुछ ईरान से आए हुए हैं। मोस्टली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो हैं वो ईरान से आए हुए हैं, और कुछ और मिसाइल्स जो हैं वो यमन से आए हुए हैं, जो हूती ने फायर किए हुए हैं। तो ये सब जो लगभग एक साथ फायर हुए थे, ये इसलिए फायर हुए थे, जरा मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं कि आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर में, तो उनको ये उनके आयरन डोम के ऊपर में एक इंटेल था हमास को, कि अगर एक साथ बहुत सारे रॉकेट्स फायर किए जाएं इसराइल पे, तो ये आयरन डोम जो होता है ये जैम हो जाता है, ये एक्ट नहीं करता है। और इसीलिए पिछले 7 दिन में आपने सुना होगा न्यूज कि अमेरिका ने भी एक शिप बॉर्न आयरन क्लैड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी एक्टिवेट किया हुआ है। तो अभी ये आयरन डोम और आयरन क्लैड, ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम, लगभग जो 300 प्रोजेक्टाइल्स आए हुए हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशाओं से, उनको फायर किया हुआ है। और जो इसराइली और यूएस जेट्स थे, इन्होंने तो मान लो अपनी एक फीस्ट बना ली है उन लो फ्लाइंग ड्रोन्स के ऊपर में, बहुत सारे मार गिराए। और जैसा क्लेम वो कर रहे हैं कि लगभग 99.9% जो प्रोजेक्टाइल्स थे उसको मार गिराए गए हैं। बात अगर यहीं पे खत्म हो जाए तो समझ में आती है, अगर आगे एस्केलेशन नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर हम इसराइल की हिस्ट्री को समझते हैं तो इसराइल इसको अनपनिश्ड जाने नहीं देगा, और यहीं पे समस्याएं शुरू होती है। अभी आज के दिन ही जब बाइडेन की और नेतन्याहू की बात हुई है, बाइडेन ने सजेस्ट किया था कि इसको आगे एस्केलेट ना करें। शायद जो जो इसराइली नेतन्याहू हैं, वो शायद अभी इमीडिएटली एस्केलेट ना करें, लेकिन वो इसको माफ नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल वो ईरान को जरूर पनिश करेंगे, और उसके बाद इस वॉर की दिशा किधर जाती है ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। अभी फिलहाल तो इतना ही मैं बताता हूं कि ये जो एस्केलेशन हुआ है ये काफी विचित्र है, काफी प्रभावशील कह सकते हैं, क्योंकि तीनों दिशाओं से 300 कोऑर्डिनेटेड जब ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए गए हैं,
ये एक मेजर एस्केलेशन है। इसकी दिशा आगे ना बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। राशिद। ठीक कह रहे हैं सर कि ये एस्केलेट ना हो, यही प्रार्थना है। वाकई अगर पूरी दुनिया इतने वॉरजोन में तब्दील हो जाती है, इसका असर इकोनॉमी पर पड़ेगा, इसका असर अलग अलग मुल्कों के सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स पर पड़ेगा। इस बीच एक और खबर आ रही है, इजराइल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाज आने लगी है। ईरानी हमले के बाद पूरे इजराइल की किलाबंदी कर दी गई है। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। इजरायली सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ईरान के किलर ड्रोन्स पर भी नजर रखी जा रही है। ये इजराइल ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी करते हुए बोला है। वॉर जोन सुपर एक्सक्लूसिव ये खबरें हैं। ग्राफिकल इनपुट के जरिए अब हम दिखाते हैं आपको कि असल में दोनों मुल्क कहां पर ठहरते हैं अपने सैनिकों के मामले में, अपने डिफेंस एक्सपर्टीज के मामले में, अपनी मिलिट्री पावर के मामले में। दोनों मुल्क कहां पर हैं। इजराइल बनाम ईरान की कंपैरेटिव स्टडी हमने की। जानते हैं आप, इजराइल के पास में सैनिक हैं 6,70,000, लेकिन ईरान के पास सैनिक बहुत ज़्यादा हैं, 11,80,000 सैनिक हैं। फिर आप डिफेंस बजट पर आ जाएं, इजराइल का 2 लाख करोड़ का है, ईरान का डिफेंस बजट है 88,000 करोड़ का। डिफेंस बजट ईरान का कम है। टैंक पर आ जाते हैं, टैंक के मामले में भी ईरान के पास में इजराइल के मुकाबले कहीं ज़्यादा टैंक हैं। फिर एयरक्राफ्ट में आप आ जाएं, इजराइल के पास में 612 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं इस मुकाबले ईरान के पास में 551 ही जेट फाइटर हैं। यानी नेवल फ्लीट, एयरक्राफ्ट, सैनिक, मिलिट्री माइट, इन सभी को लेकर के कंपैरेटिव स्टडी हमने आपके सामने रख दी है। संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं और समझाएं, हालांकि मैं सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछूंगा, समझूंगा। आप ये बताएं कि जो नया वॉर फ्रंट ओपन हुआ है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मिडिल ईस्ट पर इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, ये आप बताएं। ईरान कहां तक जाएगा और इजराइल कहां पर रुकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रविवार का दिन है, कल शेयर बाजार पर भी इसका असर यकीनन, जो मेरा अंदाजा है, देखने को मिलेगा। शेयर बाजार जो इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है, क्या इकोनॉमी के बैरोमीटर को भी ये जंग हिट करने वाली है? जी जी, निसंदेह राशि जी, एक ये बड़ा एस्केलेशन है। पहले से ही वहां पर इजराइल और हमास के बीच में, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में युद्ध चल रहा था। अब जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उसमें वो स्टेट टू स्टेट वॉर की संभावना दिखाई देती है। इजराइल इसे निसंदेह रिस्पॉन्ड करेगा और जाहिर है कि इसका जो असर है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में और पूरे विश्व भर में पड़ेगा। खासकर जो ऑयल के जो दाम है वो विशेष रूप से इससे प्रभावित हो सकते हैं। और जहां तक आपने भारत की बात पूछी है, तो निसंदेह भारत की जो जैसे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, तो उसका जो कुछ इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी दिख सकता है। लेकिन जहां तक ऑयल की बात है, तो भारत ने अपने ऑयल के जो इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है। अभी हाल के समय में हम रशिया से बड़ी मात्रा में ऑयल ले रहे हैं, अन्य देशों से भी ऑयल हम ले रहे हैं, अमेरिका से भी कुछ ऑयल हमने लेना शुरू किया था। तो जाहिर है कि भारत के जो डाइवर्सिफिकेशन जो ऑयल के इंपोर्ट्स का है, उसकी वजह से भारत पर मुझे लगता है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, उतना ज्यादा गहरा असर नहीं होगा जितना कि उन राष्ट्रों पर की जो कि पूरी तरह से हैवीली डिपेंडेंट हैं। और लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट रीजन में जो तनाव की स्थिति व्याप्त है, उसका जो असर है विश्व की सप्लाई चेन्स पर, अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। और शेयर मार्केट भी इससे प्रभावित निसंदेह होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर है कि पूरे विश्व की जो नजर है, बहुत बारीक नजर इस पूरी स्थिति पर बनी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बड़ा एस्केलेशन है, एक मेजर एस्केलेशन है। ईरान जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि संभव है कि वो डायरेक्ट कार्रवाई न करे, लेकिन ईरान ने एक बड़ा दुस्साहसी कदम उठाते हुए पहली बार इतिहास में इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है, डायरेक्ट हमला कर दिया है। लेकिन इजराइल की संजीव जी, अब तक आवाज आ रही क्या? ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी के पास में चलेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान और इजराइल के बीच अदावत का इतिहास क्या है, दुश्मनी कहां से शुरू होती है और दोस्ती की इबारत कहां पर लिखी गई। अब आपको फिर से हम 3D ग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं। सन 1948 ईरान ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी। उस जमाने में ईरान के साथ इजराइल के समर्थन में सिर्फ एक मुल्क था, तुर्की यानी तुर्की। 1979 में आ जाएं आप, ईरान और इजराइल की दुश्मनी इसी साल में शुरू होती है। एक साल पहले 78 में ईरान के राजा शाह रजा पहलवी ने एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दी। अमेरिका से लोग आए, सोवियत संघ के नेता आए,
लेकिन ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी बहुत क्रोधित हो गए, गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने कहा, शैतानों की पार्टी अगर करोगे तो ऐसे में ईरान बर्बाद हो जाएगा। पार्टी के खिलाफ खुमैनी ने लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। खुमैनी का इशारा हुआ, ईरान में शाह के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जल्द ही ईरान के आम लोग आंदोलन में आने लगे, लाखों की तादाद में। आंदोलन ने बाद में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया। रिवॉल्यूशन की शुरुआत खुमैनी ने इराक में रह करके की, ईरान में नहीं, इजराइल में नहीं, इराक में रह करके की। 1978 में 20 लाख लोग एक साथ शाह के खिलाफ इकट्ठा हो गए। तेहरान के शाहियाद चौक पर ये लोग जमा हुए, वो भी लाखों की तादाद में। शाह रजा पहलवी मजबूर हो गया, देश छोड़ करके भागने को मजबूर हो गए शाह रजा पहलवी। 1979 वो साल था जब इराक से खुमैनी लौटे, ईरान को कह दिया कि ये इस्लामिक देश होगा। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने नई विदेश नीति का ऐलान किया जो इजराइल के खिलाफ थी, अमेरिका के खिलाफ थी। 1979 वो साल जब ईरान ने इजराइल के साथ में जितने भी संबंध हैं उन्हें पूरी तरह से तोड़ लिया। तब से लेकर के अभी तक लगभग अब मान करके चलें 45 साल में ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर तो हुआ, लेकिन सीधे जंग के मैदान में ये दोनों मुल्क उतर करके नहीं आए। कर्नल शिवदान के पास चलते हैं। कर्नल शिवदान, 1948 से लेकर के अभी तक जितनी कहानी मैंने बताई और समझाई है, कुछ और एडिशन करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें ये एडिशन करना चाहता हूं, सबको समझाना चाहता हूं कि दूसरे विश्व युद्ध में आपको याद होगा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने इसी पर तरह अटैक किया था जिस तरह ईरान ने इस वक्त इजराइल पर सारे ड्रोन दागे हैं, मिसाइल दागी हैं, रॉकेट दागे हैं। तो इसी प्रकार से अमेरिका पर के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया था, अपने हवाई हमला किया था, जिसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। तो मुझे सबसे बड़ा इसमें खतरा यह लग रहा है कि जिस प्रकार से शक्ति का इस्तेमाल ईरान कर रहा है और इजराइल जैसे चारों तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है बहुत से अरब देशों के द्वारा, तो कहीं ये इजराइल इस ऑप्शन को इस्तेमाल ना कर ले। इसलिए ये तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही है कि यदि जिस प्रकार की ईरान की पॉलिसी रही है, जिस तरह से वो हमास को सपोर्ट करता रहा है, जिस तरह से उसने इजराइल पर हमला कराया है, तो हो सकता है क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने बदले को भूलता नहीं है और वो इसको बदले को चुकाने के चक्कर में यदि इजराइल ने रिटेलिएशन किया तो ईरान हो सकता है उसको और बढ़ा के करेगा। तो इस चक्कर में हो सकता है इस युद्ध का डायमेंशन बदल जाए और जिस प्रकार से पूरे विश्व में एटॉमिक बॉम्ब का डेंजर छा रहा है। कर्नल शिवदान, रुक जाएं आप। तनाव के बीच नेटो मेंबर टर्की ने बहुत बड़ा बयान रिलीज कर दिया है। तुर्की ने बोला ईरान के खिलाफ एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दिया, तनाव खत्म कर शांति से निकालें मसले का हल। ये भारत ने बोला, दोनों देश कूटनीति के जरिए विवाद को सुलझाएंगे, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी अभी तक तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के रिएक्शंस आ गए हैं। इसी बीच इजराइल की मदद में आगे आ गए हैं अमेरिका और ब्रिटेन। ब्रिटेन ने एयरफोर्स जेट और एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स भेजे हैं। ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ गया है। कई देश हवाई क्षेत्र बंद करके उड़ानों को डाइवर्ट कर रहे हैं। जॉर्डन और लेबनान ने हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। यानी नेटो मुल्क, उधर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भी, और यहाँ मिडिल ईस्ट में हर तरफ अगर ज्योग्राफी आप देखें तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चलते हैं सीधे ग्रुप कैप्टन वी एन झा। ग्रुप कैप्टन वी एन झा, जब भी युद्ध होता है ना, दुनिया कई अलग अलग टुकड़ों में बट जाया करती है। 2 अलग अलग फैक्शन हो जाते हैं, 3 फैक्शन, 4 फैक्शन हो जाता है। लेकिन पिछले लगभग 2 साल में जितने भी वॉर फ्रंट ओपन है, इसके बाद दुनिया कितने अलग अलग पोल्स में डाइवर्ट हो गई है। इन पोल्स के हिसाब से भारत कहां है? भारत की डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी जो ये फिलहाल जो एस्केलेशन चल रहा है या जो गाजा में चल रहा है, इसमें भारत डायरेक्ट स्टेक्स होल्डर नहीं है। इनडायरेक्टली भारत का मानना है कि कोई भी ये अभी लड़ाई का समय नहीं है, युद्ध का समय नहीं है। जबकि पूरी दुनिया ये जो महामारी शुरू हुई थी उसके जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं उससे जब गुजर रहे हैं,
लोग भूखों कितने कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गई, ये युद्ध का समय नहीं है। लेकिन जिस एरिया में चल रहा है, ये सारे वॉरियर्स हैं। आप देखिए इराक में कब से वहाँ पे युद्ध चल रहा है। ईरान कब से युद्ध में लिप्त है। सीरिया वहाँ पे तो दिन-रात चल रहा है यहाँ पे। जो आस-पास में जो गाज़ा है, पैलेस्टीनियन है, इनका तो तकदीर ही वॉर है। वॉर रिडन इनकी कंप्लीट हिस्ट्री है। तो ये पूरा का पूरा एरिया है और वो उसमें जो छोटा-मोटा बच जाता है, वो इराक का कर्ड एरिया और तुर्की, इस दोनों में चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये वॉर मार्ग है। मतलब ये यहाँ पे अशांति चिर चिर प्रतिद्वंदी वो है कि यहाँ पे ये अशांत क्षेत्र है। तब कहते हैं ना कि अगर अशांत क्षेत्र में अगर एक भी किसी ने पत्थर फेंक दिया तो वहाँ पे बहुत सारा कुछ हो सकता है। यही वो क्षण है। ठीक है सर। ग्रुप कैप्टन मियां झा आपके पास में आए, उससे पहले ईरान और इजराइल के बीच इस बार जंग आखिरकार छिड़ी क्यों है, इसके लिए आपको कैलेंडर में जाना होगा, डेट शीट आपको देखनी होगी। ईरान और इजराइल के बीच हालांकि जंग की शुरुआत हो चुकी है। लंबे समय से ये दोनों एक दूसरे से छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। दोनों के बीच सीधे तौर पर बड़ी जंग नहीं हुई। ईरान पर यह आरोप लगा कि हमास हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को बैकअप देने का काम ईरान कर रहा है, ये इजराइल कहता रहा। इजरायली दूतावास पर हमले करवाता रहा है ईरान। बार बार इजराइल ने ये बातें कही, लेकिन 1 अप्रैल 2024 को हद हो गई जब हालात ज्यादा खराब हो गए। सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास इजराइल ने एयर स्ट्राइक करा दी। अप्रैल में ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर्स मारे गए। ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी और उसके बाद फिर अब 14 दिन के बाद सब कुछ युद्ध में तब्दील हो चुका है। मेरा सवाल यही है, युद्ध कहां रुकेगा, कौन रुकेगा और कौन झुकेगा? संजीव जी, आपको क्या लगता है, कौन रुकेगा, कौन झुकेगा? खाम नहीं रुकेंगे या बेंजामिन नेतन्याहू? हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ भी कमजोर साबित हुए हैं और ईरान के खिलाफ भी। हिजबुल्लाह पर कंट्रोल नहीं कर पाए। हुती विरोधियों का भी जिस तरीके से हुती विरोधियों ने किया, उसे भी लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा है बेंजामिन नेतन्याहू को। देखिए राशिद जी, अभी तो इस युद्ध की ऐसा लगता है कि शुरुआत होने जा रही है और इसका जो पहला स्टेप तो ईरान ने उठा ही लिया है और जाहिर है कि अब इसका जो काउंटर जो स्ट्राइक है वो इजराइल की तरफ से निसंदेह की जाएगी और इजराइल इसको रिस्पॉन्ड करेगा। और इजराइल की जो एयर फोर्सेस हैं वो पहले से ही इसके लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। हर तरह की ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही थी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अपनी पोजीशंस ले ली थी और अनेक तरीके के जो वॉरशिप्स हैं उसको वहां पर इस पूरी जो ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी थी कि इस तरीके की कोई एक्शन को वो न ले, लेकिन अब ईरान ने एक्शन ले लिया है तो इसका काउंटर एक्शन तो होगा। और ये जो युद्ध है अब देखना होगा कि इजराइल किस तरीके की कार्रवाई करता है और इस तरह इजराइल का जो रिटेलिएशन होगा उसके संदर्भ में ये भी संभावना दिखाई देती है कि इस तरीके